गणित के एक्शन पाई वीडियो लेक्चर्स में आज हम एक नया चैप्टर पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पूर्णांक क्या होता है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ये कैसे अस्तित्व में आया, ये सारी चीज़ें हम इस भाग में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूर्णांक को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि संख्या क्या होता है। तो जब भी कोई चीज़ हम किसी चीज़ का लेन देन करते हैं या फिर अगर कोई सामान हम खरीदते हैं, जैसे कि अगर कोई दुकान में गए, अगर किसी दुकानदार से हम ये कहते हैं कि हमें पेन चाहिए, तो दुकानदार हमसे क्या कहता है कि कितना पेन चाहिए। तो वो कितना पेन चाहिए वो बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, संख्या की ज़रूरत पड़ती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर। तो इस तरह से जो है संख्या जो है वो अस्तित्व में आया। तो इसे हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि इसकी डिमांड आई तो ये अस्तित्व में अपने आप आया। इसलिए जो अस्तित्व में अपने आप आया उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्या, जो प्रकृति ने हमें प्रदान की। ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, मतलब 1 से स्टार्ट करके, और इसको कहीं पे, मतलब इसका अंत कहीं पे भी हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 तक आपको गिनना है, तो 10 क्या होगा, इसका अंतिम बिंदु होगा। तो अगर हम पूरे प्राकृतिक संख्या की बात करें तो इसका जो अंत बिंदु है वो हमें पता नहीं होता है, लेकिन जो इसका प्रारंभिक बिंदु है वो हमें पता है, वो क्या है, 1 है। और इसका अंत बिंदु जो है वो हमें पता नहीं है, इसलिए जो अंत बिंदु होता है उसको हम एक शब्द में अनंत भी कहते हैं। तो अनंत को इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिटी। तो इस तरह से नेचुरल नंबर को हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि 1 से शुरू होकर के अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे, मतलब कि प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम ये देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 5 पेन है। ठीक है। अब किसी ने मेरे से क्या किया, ये 5 पेन ले लिया। ठीक है। तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 0। ठीक है। तो ये शून्य का जो आविष्कार था वो जो है इससे पहले नहीं हुआ था, जब आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया था। तो आर्यभट्ट जो कि एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, इन्होंने जो है शून्य का आविष्कार किया। इससे पहले शून्य के बारे में कोई भी मालूमात नहीं थी। तो शून्य के आविष्कार के बाद जो है जो प्राकृतिक संख्या हमारे पास थी उसमें जो है शून्य को जोड़ा गया। तो शून्य सहित जो गिनती की सभी संख्याएं थी उनको, पूरे समूह को जो है एक विशेष नाम दिया गया, जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर को कैसे परिभाषित करेंगे कि जीरो सहित गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद मान लीजिए ये एक राम है। ठीक है। ये कोई पर्सन है जिसका नाम राम है। वो उसको क्या करना है, उसके पास 10 रुपया है। ठीक है। और उसे क्या करनी है, एक किताब खरीदनी है बुक स्टोर से, और वो किताब की जो कीमत है वो है 40 रुपया। ठीक है। लेकिन राम के पास है कितना, 10 रुपया है। तो इस किताब को खरीदने के लिए उसे कितने रुपए की और ज़रूरत है, 30 रुपये की और ज़रूरत है। तो क्या करता है वो, अपने फ्रेंड, अपने दोस्त से, जो उसका नाम श्याम है, उससे क्या करता है, वो 30 रुपये उधार ले लेता है। ठीक है। तो अब 10 रुपया और 30 रुपया मिलकर कितना बन गया, 40 रुपया। और इस 40 रुपये में वो क्या करता है, किताब को खरीद लेता है। लेकिन जो उसने उधार लिया है, जो कि कितना लिया है उसने, 30 रुपया उधार लिया है, तो अब उसे क्या करना है, वो उधार वापस भी तो करना है। तो वापस करना है, ये जो उधार है दिख रहा है यहाँ पर +30, ये क्या करना है, उसको श्याम को वापस करना है। तो इस उधार को अलग दिखाने के लिए, मतलब जो 10 रुपया था इसके पास अपना था ये 10 रुपया, लेकिन 30 रुपया इसका अपना नहीं है बल्कि श्याम का है। तो इस 10 और 30 में डिफरेंस पैदा करने के लिए, अंतर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 में जहाँ प्लस साइन है वहाँ 30 में हम इसको माइनस साइन से दिखा देते हैं। और ये माइनस साइन बताता है कि राम को क्या करना है, श्याम को ये 30 रुपया लौटाना है। मतलब कि राम के पास जो है ये कर्जा है -30 रुपया, मतलब 30 रुपये का कर्जा है। किसका कर्जा, श्याम का कर्जा है राम के पास। ठीक है। तो इस तरह से जो है एक धनात्मक संख्या के साथ साथ एक ऋणात्मक संख्या का भी यहाँ पर जरूरत पड़ा। तो जो हमारे पास पहले पूर्ण संख्या थी, अब उसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ा गया। तो ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या, इन सभी के समूह को एक विशेष नाम दिया गया, जिसे कहते हैं पूर्णांक संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं उसे इंटीजर। तो जो गिनती की सभी संख्याएं थी उसके धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। जो हमारा जीरो से दाईं ओर जो है उसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जीरो से जो बाईं ओर होता है उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं।
ठीक है। तो 0 से दाईं ओर शुरुआत कैसे करते हैं, 0 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक, इसका अंत बिंदु पता नहीं है तो हम किसको क्या कहेंगे, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो अनंत को हम प्लस इन्फिनिटी से भी दिखाते हैं, जो कि यहाँ हमने एक साइन लिखा है इन्फिनिटी का। उसके बाद 0 से जब बाईं ओर जाएंगे तो हम शुरुआत कैसे करते हैं, 0 से दाईं ओर जब गए थे तो +1 +2 था, 0 से बाईं ओर जब जाएंगे तो ये हो जाता है -1 -2 -3 से लेकर के, ये भी इसका भी हमको अंत बिंदु नहीं पता है तो उसको क्या कहेंगे, अनंत। और इधर जो अनंत होता है उसको हम माइनस इन्फिनिटी से दिखाते हैं। तो इस तरह से जो पूर्णांक है वो दो भाग में बढ़ जाता है, पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो 0 से दाईं ओर की जितने भी पूर्णांक होंगे उन सभी को कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, और 0 से बाईं ओर जितने भी पूर्णांक होंगे वो सभी को कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब जान लेते हैं, जो कि हमने तो अभी जान लिया कि पूर्णांक होता क्या है और इसका अस्तित्व, ये कैसे अस्तित्व में आया। तो अब देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक पूर्णांकों का हम योगफल जो है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एक पूर्णांक हमने लिया है +a और एक पूर्णांक लिया है हमने +b। +a जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, +b जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका क्या कर रहे हैं, हम योगफल निकाल रहे हैं। जैसे कि +a का मतलब क्या हुआ, अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो मान लेते हैं राम है कोई पर्सन, जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, राम है कोई पर्सन, उसके पास +4 मान लेते हैं रुपीज़ है, मतलब कि रुपया है। तो +4 का मतलब क्या हुआ कि उसके पास अपना रुपया है, ये 4 रुपया जो है वो अपना है उसका। यहाँ पर माइनस नहीं है, माइनस का मतलब क्या है, उसने किसी से कर्ज लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है +4 है, मतलब कि उसका अपना, उसके पास जो है 4 रुपया है जो कि उसका अपना है। उसके बाद उसने गुल्लक तोड़ा, तो गुल्लक से क्या मिला उसको, 3 रुपया वापस उसको मिला, जो कि उसका अपना ही है, उसने किसी से कर्ज लिया नहीं है। तो वो 4 रुपया और 3 रुपया मिलकर क्या बन जाता है, 7 रुपया। तो 7 रुपया जो मिलता है वो कैसा रहता है, धनात्मक कि ऋणात्मक, धनात्मक। क्यों, क्योंकि वो 7 रुपया जो है वो उसका अपना है। ठीक है। तो इस तरह से अगर दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल निकाल रहे हैं तो जो हमारे पास योगफल आता है वो क्या आता है, कैसा आता है, धनात्मक आता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं हम +4 और +3 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो योगफल आता है वो आता है +7। अब +7 बताता है कि राम का ये जो है 7 रुपया अपना है, वो किसी से कर्ज नहीं लिया है। लेकिन वहीं इसका उल्टा अगर आइए अंतर के बारे में अगर बात करें तो अंतर का मतलब क्या हुआ, अंतर का मतलब होगा घटाव। ठीक है, घटाव। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल में, एक तरफ लिखा हुआ है +10, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है -5। तो ये -5 क्या बतलाता है, +10 का मतलब क्या है कि राम के पास 10 रुपया है, और -5 का मतलब क्या है कि राम के पास कर्जा कितना है, -5। तो राम चाहता है कि वो कर्जा क्या करे, उसको लौटा दे जिससे वो लिया है। तो 10 रुपया में से अगर वो 5 रुपया लौटा देगा तो राम के पास कितना बचेगा, 5 रुपया। तो यहाँ साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि 5 रुपया वो जो है उसके पास बचा है, जो कि उसका अपना है, वो किसी से लिया नहीं है, बल्कि जो लिया था वो उसने लौटा दिया है, और लौटाने के बाद जो उसके पास बचा है अपना, वो बचा है 5 रुपया। तो इस तरह से क्या हुआ कि दो पूर्णांकों के बीच में क्या निकला, अंतर निकला। ठीक है। तो उसके पास जितना था उसमें से उसने जो भी कर्जा था उसका, वो लौटाने के बाद जो बचा वो उसका क्या निकलेगा, वो क्या कहलाएगा, उसका अंतर कहलाएगा। तो दोनों पूर्णांकों का अंतर कैसे निकलता है ये भी हमने देख लिया अभी। ठीक है। क्योंकि पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों का जो घटाव होता है वो कुछ गुण, कुछ नियमों का पालन करता है, उसके कुछ गुण धर्म होते हैं। ठीक है। और वो कुछ नियमों का पालन करते हुए ही होता है ये प्रक्रिया। तो हम जान लेते हैं कि उनके कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से नियमों का पालन करता है। तो जो पहला गुण है वो है समृद्ध गुण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में ये कहता है कि अगर कोई दो पूर्णांक हमारे पास दी हुई है तो उसका अगर हम योग निकालेंगे तो जो हमारा योगफल आएगा वो होगा एक पूर्णांक, मतलब कि दो पूर्णांकों का योगफल भी एक पूर्णांक होता है। जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं ए कोई पूर्णांक है, बी भी कोई पूर्णांक है, इन दोनों का जब योगफल निकालते हैं तो योगफल मेरे पास मिलता है सी। तो सी भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का योगफल जब हम निकालते हैं तो आता है +7। ये 7 भी क्या है, एक पूर्णांक है। हाँ, ये धनात्मक है
लेकिन क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो पूर्णांकों का योगफल जो होता है वो भी एक पूर्णांक होता है। यहाँ पर देख रहे हैं अंतर के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या उस दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होता है। तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ए कोई पूर्णांक है और बी कोई पूर्णांक है। ए माइनस बी इक्वल टू मैंने लिखा है सी। तो सी भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अगर पूर्णांक होगा तभी इसमें समृद्ध गुण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ए की जगह पे 4 ले लिया, बी की जगह पे 3 ले लिया। जब 4 में से 3 घटाते हैं तो मेरे पास आता कितना है, अंतर 1। और 1 क्या है, एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दो पूर्णांक है उनका योगफल जो होता है वो भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। और दो पूर्णांकों का अंतर भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। इस तरह से जो दो पूर्णांकों का योग और अंतर है वो उस दोनों में जो है समृद्ध गुण होता है, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। जो दूसरा नियम है वो है साहचर्य नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम में क्या होता है कि मान लेते हैं हम पहले हम योगफल की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अंतर की बात करेंगे। तो पहले पूर्णांकों के योगफल की हम बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 पूर्णांक लिया है, ए, बी और सी। हमने क्या किया कि सब जो शुरू के 2 पूर्णांक हैं पहले उसको जोड़ा हमने, इन दोनों को अलग कैसे किया है, तो ब्रैकेट से। अब प्लस सी को हमने पहले बाहर रखा है। तो हम जानते हैं कि ब्रैकेट का काम जो होता है वो पहले होता है। हम बोर्ड मास को पहले पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। बोर्ड मास क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ जिसको हिंदी में कहते हैं का, डी फॉर डिवीजन जिसको हिंदी में कहते हैं भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई जिसको हिंदी में कहते हैं गुना, और ए फॉर एडिशन जिसको हिंदी में कहते हैं योग, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर। तो कोई भी कैलकुलेशन जब होता है तो उसमें जो प्रक्रिया होती है वो ऊपर से नीचे के क्रम में होती है। मतलब कि अगर कोई कैलकुलेशन हमारा दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम हमारा दिया हुआ है, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम में अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे। उसमें अगर का दिया हुआ है, मतलब कि ऑफ दिया हुआ है, तो ब्रैकेट के बाद हम ऑफ का काम खत्म करेंगे, उसके बाद ही कोई काम शुरू करेंगे। अगर ऑफ का काम खत्म हो गया और उस प्रॉब्लम में अगर डिवीजन मतलब कि भाग कहीं दिया हुआ है, उसके बाद भाग का काम खत्म करेंगे, भाग के बाद गुना का, गुना के बाद योग का, और योग के बाद अंतर का जो काम है वो खत्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ऊपर से नीचे के क्रम में जो है कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a प्लस बी जो कि ब्रैकेट के अंदर है और बाहर में है प्लस सी, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारा a प्लस बी प्लस सी, तो ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 5 प्लस 3, बाहर में है प्लस 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद प्लस 4 रहता है, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, मतलब कि 12। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि जो शुरू का संख्या है, जो शुरू का पूर्णांक है a, उसको हमने बाहर रखा है और इस बार b और c को ब्रैकेट के अंदर रखा है। तो यहाँ पर 5 को हमने बाहर रखा और प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 को रखा और उनका योग निकाल रहे हैं। तो पहले 3 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 7, 5 बाहर में है। अब 5 प्लस 7 करते हैं तो कितना मिलता है 12। तो हम देख रहे हैं कि जब शुरू के 2 पूर्णांकों को जोड़ करके बाद में तीसरी पूर्णांक को जोड़ते हैं, या फिर बाद के 2 पूर्णांकों को जोड़ करके शुरू के जो पहला पूर्णांक है उसको जोड़ते हैं, तो उनके योगफल में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये भी 12 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 12 है और राइट हैंड साइड भी 12 है, मतलब कि इसके योगफल में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि जो पूर्णांकों का योगफल है वो क्या होता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। बात कर लेते हैं अंतर की, क्या अंतर भी साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने क्या किया, 3 पूर्णांक लिया है a, b और c। हम पहले 2 पूर्णांकों का पहले अंतर निकालते हैं जिसको हमने ब्रैकेट से अलग कर दिया है और माइनस किया है माने बाहर में c। उसके बाद दूसरी तरफ मतलब राइट हैंड साइड में हमने a को बाहर रखा है और माइनस बीच में है। उसके बाद ब्रैकेट में हमने b माइनस सी को लिया है, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है सबसे पहले उसमें a में से b को घटाएंगे, उसके बाद उसमें से c को घटाएंगे, और राइट हैंड साइड में सबसे पहले b में से c को घटाएंगे और उसके बाद a में से इसको घटाएंगे b माइनस सी को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है, एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं।
एग्जाम्पल में हमने यहाँ दिखा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ए के जगह पर 5 ले लिया, बी के जगह पर 4 ले लिया है और सी के जगह पर 3 ले लिया है। तो ब्रैकेट के अंदर है 5 - 4, तो पहले ब्रैकेट का काम खत्म होगा। तो 5 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 1, और बाहर में दिया हुआ है -3। 1 - 3 का मतलब कितना -2। देखिए यहाँ घटाने का दो तरीका हो सकता है। देखिए पहला तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हम किसको कैसे घटाएंगे। 1 - 3 का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए राम के पास क्या था, 1 रुपया था, ठीक है, और किताब जो थी, जो वो खरीदने वाला है, वो 3 रुपये का है। तो वो किताब खरीद ले, इसके लिए उसको कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, और 2 रुपये की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये मिलके 3 बनेगा और तब जाके हम किताब खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है कि हमें जितने रुपए की जरूरत पड़ रही है वही क्या हो जाएगा, हमारा अंतर हो जाएगा 1 और 3 का। मतलब कि एक जो है हमारे पास है, 1 रुपया हमारे पास है, लेकिन किताब की कीमत 3 रुपया है। तो हमारे पास जितना है और किताब की कीमत जितनी है, उन दोनों में फासला कितने का है, 2 रुपये का है। 2 रुपये यहाँ पे हो गया, 1 और 3 में अंतर कितना हो जाएगा 2। लेकिन इसके साथ साइन कैसा आएगा, माइनस या प्लस। तो वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास पैसा क्या है, किताब की कीमत से कम है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, 2 बाहर से लेना पड़ रहा है, किसी से उधार लेना पड़ रहा है, किसी से कर्जा लेना पड़ रहा है। तो जब कर्जा लेना पड़े या उधार लेना पड़े, ठीक है, या फिर बाहर से ऐड करना पड़े, तो उसमें साइन जो आ जाता है माइनस आ जाता है, उसमें प्लस नहीं होता। हाँ, यहाँ पर अगर 1 की जगह पर 4 रहता, तो 4 रुपया मेरे पास है और किताब की कीमत 3 रुपया है, तब तो हम आराम से खरीद पाएंगे, क्योंकि हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है। 4 रुपया में से 3 रुपया हम खर्च कर देंगे, तब भी हमारे पास 1 रुपया अपना बचेगा। तो वहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि वो 1 रुपया जो बचा वो हमारा अपना है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा अंतर आ रहा है वो 2 के साथ साइन कैसा रहेगा, माइनस, क्योंकि हम 2 रुपया बाहर से ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ 1 - 3 का वैल्यू निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि आप माइनस का साइन, माइनस का मतलब तो जानते ही हैं, माइनस का मतलब क्या होता है, घटाओ, मतलब कि घटाना है। 1 और 3 में बीच में दिया हुआ है माइनस का साइन, तो ये तो पता चल गया कि 1 और 3 में क्या होगा, घटाव होगा। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि जो बड़ा संख्या दिया हुआ है उसमें से छोटा संख्या को घटा दीजिए। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2। अब 2 के साथ साइन कैसा रहेगा, प्लस या माइनस। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले आप बड़ा संख्या ढूंढिए कि बड़ा संख्या कौन है, 1 है या 3 है। तो 3 बड़ा संख्या है, तो 3 के पहले जो चिन्ह है वो प्लस का है कि माइनस का, यहाँ देख रहे हैं कि माइनस का साइन है, तो ये 2 के साथ जो है माइनस साइन आएगा। अगर 3 के पहले प्लस साइन रहता तो 2 के पहले प्लस साइन आता। क्लियर है। तो ये हुआ 2 तरीका जिसकी मदद से हम किसी भी 2 पूर्णांकों का अंतर निकाल सकते हैं। उसके बाद अभी तो हमने क्या देखा था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 5 - 4 को पहले घटाएं, मतलब 5 में से 4 को पहले घटाएं, उसके बाद उसमें से 3 को घटाएं। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 5 को बाहर रखेंगे और 4 में से 3 को पहले घटाएंगे। तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। अब इस 1 को किस में से घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे। तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4। और 4 कैसा है, धनात्मक कि ऋणात्मक, धनात्मक। ये 5 में से हम 1 को घटा रहे थे, धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या हुआ, राम के पास अपना ये 4 रुपया है, 1 रुपया खर्च करने के बाद राम के पास अपना ये 4 रुपया बचा हुआ है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो आ रहा है -2, लेकिन राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, मतलब मान है, वो आ रहा है +4। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, बिल्कुल नहीं, ये बराबर नहीं है, क्योंकि एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक है तो दूसरी तरफ धनात्मक पूर्णांक है, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पूर्णांकों का अंतर है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। तीसरा जो नियम है वो है क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि अगर 2 पूर्णांकों का योगफल हम निकाल रहे हैं, योग निकाल रहे हैं, तो अगर उनके क्रम को बदल दें तो क्या उनके योगफल में किसी तरह का कोई परिवर्तन होगा। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर a और b 2 मैंने पूर्णांक यहाँ लिखा है और इसको ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया है अलग करने के लिए सबसे। तो a + b 2 पूर्णांक है, अभी धनात्मक है कि ऋणात्मक है अभी नहीं पता, लेकिन केवल मैंने a और b पूर्णांक ले लिया है, बीच में प्लस का साइन है। अब क्या किया, बराबर के दूसरी ओर, मतलब राइट हैंड साइड में a के जगह पर b रख दिया और b के जगह पर a रख दिया और बीच में प्लस का साइन। तो इन दोनों के योगफल में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है,
या फिर दोनों बराबर होते हैं, ये हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ए की जगह पर हमने 7 रखा, बी की जगह पर हमने 3 रखा। 7 + 3 बराबर कितना होगा? 10। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास योगफल कितना आया? +10। राइट हैंड साइड में क्या होगा? अब क्रम चेंज कर दीजिए, ए के जगह पर मतलब 7 के जगह पर 3 और 3 के जगह पर 7। अब योगफल निकाल के देखिए कितना आता है। 3 + 7 कितना होता है? 10। मतलब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के योगफल में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब कि जो योगफल है, मतलब पूर्णांकों का जो योगफल है, वो क्या होता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। अंतर की बात कर लेते हैं, क्या अंतर भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं a माइनस बी, ए कोई पूर्णांक है और बी कोई पूर्णांक है, तो ए में से बी को घटा रहे हैं। वापस क्या होगा कि अब ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए रख देंगे, तो बी में से इस बार ए को घटाएंगे और देखते हैं कि दोनों में कोई फर्क आता है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए की जगह पर 5 ले लिया और बी की जगह पर 3 ले लिया, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और राइट हैंड साइड में अब क्या किए? क्रम चेंज कर देते हैं। 5 की जगह पर 3 आ गया और 3 की जगह पर 5 आ गया, तो इस बार 3 में से 5 को घटाते हैं। देखिए अब 3 में से 5 को घटाना है, तो मैंने 2 तरीका बताया था अंतर निकालने का। एक तो ये सोचना है कि राम के पास कितना रुपया है? 3 रुपया है, और 5 रुपये की क्या है? किताब है। तो किताब की कीमत है 5 रुपया, है मेरे पास 3 रुपया ही, तो किताब की कीमत और हमारे पास जितना है उसमें कितना का फासला है? तो 2 रुपये का फासला है, मतलब कि 2 रुपये हमको क्या करना पड़ेगा? किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो 2 रुपये का फासला है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 2। अब चूंकि हमें ये बाहर से उधार लेना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है, तो इसके साथ साइन क्या आएगा? चिन्ह क्या आएगा? माइनस का आएगा। क्लियर है? प्लस का क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके पास अपना ये 2 रुपया नहीं है, ये 2 रुपया जो है उसने किसी से उधार लिया है, इसलिए ये माइनस साइन आएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है +2 और यहाँ पर राइट हैंड साइड है -2। मतलब मान तो सेम है, लेकिन जो चिन्ह है वो क्या है? बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो एक धनात्मक पूर्णांक है तो दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, मतलब कि दो पूर्णांकों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। चौथा रूल की बात कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम। तो योज्य तत्समक क्या होता है ये जान लेते हैं। योज्य तत्समक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर किसी पूर्णांक में हम शून्य को जोड़ते हैं तो उसके मान में जो है कोई भी फर्क नहीं होता है, वो पूर्णांक जस का तस रहता है। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझिए, अगर मेरे पास मान लीजिए 10 रुपया है, ठीक है, और मैंने किसी से मांगा, सपोज आपसे मांगा मैंने कुछ रुपया कि आप मुझे कुछ उधार दीजिए, लेकिन आपने नहीं दिया मुझे, मतलब कि 0 रुपया आपने दिया, आपने कुछ नहीं दिया मतलब 0 रुपया दिया मुझे। तो क्या मेरे पास जितना था उसमें कोई बढ़ोतरी होगा? कोई भी चीज़ बढ़ेगा? मतलब मेरे पास 10 रुपये पहले से था, तो क्या उसमें कुछ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं। तो जस्ट मेरे पास जितना पहले था उतना अभी भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी पूर्णांक में, चाहे वो धनात्मक हो और चाहे वो ऋणात्मक हो, अगर किसी पूर्णांक में जब हम शून्य को जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जस का तस बना रहता है। यहाँ पर देख रहे हैं -a + 0 बराबर भी क्या हो जाता है? -a। -a का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी से उधार लिया था, मान लेते हैं a तो हमने यहाँ पे दिखाने के लिए मतलब जनरल टर्म में लिख दिया है। a की जगह पर कोई भी संख्या मान लीजिए हमने आपसे लिया था उधार, यहाँ पे मैंने दिखाया है -30 से, तो हमने मान लीजिए लिया था उधार किसी से -30 रुपया। अब उसी आदमी से वापस हम उधार लेना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने उसको लौटाया नहीं है पैसा, तो क्या करेगा? वो देगा मुझे वापस? नहीं देगा, 1 भी रुपया नहीं देगा और उधार। तो उसने मुझे नहीं दिया, मतलब कि 0 रुपया दिया। तो अब जो है उधार मुझे कितना रहा? मेरे पर उधार कितना रहा? 30 रुपये रहेगा। जितना पहले था उधार उतना ही अभी रहेगा, क्योंकि जब मैंने वापस मांगा उससे तो उसने मुझे नहीं दिया। तो जो उधार मेरे पास पहले था वही उधार अभी भी है मेरे पास। तो इस तरह से जो उधार था उसमें कोई भी अंतर, उसमें कोई भी जो है परिवर्तन नहीं होता है। तो -a + 0 बराबर क्या हो जाता है? -a। उसी तरह से 0 + a बराबर भी a हो जाता है और 0 - a बराबर भी -a हो जाता है। मतलब कि अगर किसी पूर्णांक में 0 जोड़ें या घटाएं तो उसके मान में जो है कोई भी परिवर्तन, उस पूर्णांक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो 0 होगा ये उस पूर्णांक का क्या कहलाता है? योज्य तत्समक कहलाता है।
जिस पूर्णांक में उसको जोड़ रहे हैं उस पूर्णांक का ये योज्य तत्समक कहलाता है। बात कर लेते हैं योज्य प्रतिलोम का। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य प्रतिलोम। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कार है, ठीक है, मेरे पास एक कार है। अब क्या होता है कि कोई चोर जो है मेरे से वो कार चोरी करके ले जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाता है? कुछ नहीं, जीरो। मतलब वो कार मेरे पास था, अब वो कार ले गया कोई चोर, तो मेरे पास बचा क्या? जीरो, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम यही कहता है कि अगर कोई पूर्णांक है तो उसमें ऐसा कौन सा पूर्णांक जोड़ा या घटाया जाए जिससे कि उसका मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम एक दिखा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक पूर्णांक लिखा है a, और इसमें क्या किया है मैंने कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और सुधार देता हूँ, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। ये प्लस ये माइनस ए कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक पूर्णांक ए दिया हुआ है और इसमें क्या करते हैं, माइनस ए जोड़ देते हैं। माइनस ए जोड़ देने का मतलब, माइनस ए जब जो जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस इंटू माइनस ए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो। मतलब कि ए रुपया हमारे पास था और माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि हमसे कोई ले लिया या हम मेरे इसमें से चला गया वो पैसा, तो ए रुपया था और ए रुपया मेरे में से चला गया, तो बचा मेरे पास क्या? जीरो, ठीक है। तो ये जो माइनस ए हमने लिखा है ये क्या होगा, ये पहले वाले पूर्णांक जो कि ए था उसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं, अगर हमारे पास 10 रुपया था और मेरे से किसी ने 10 रुपया वापस ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया? जीरो, ठीक है। तो ये जो -10 है ये क्या कहलाएगा? इस +10 का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये हमने +4 जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें क्या किया हमने, इसमें +4 में ऐसा क्या जोड़ें, ऐसा कौन सा पूर्णांक जोड़ें जिससे कि इसका वैल्यू जो +4 है उसका मान जो है जीरो हो जाए। तो +4 में अगर हम -4 जोड़ दें तो उसका क्या वैल्यू हो जाएगा? +4 -4 बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये -4 जो होगा वो क्या कहलाएगा? इस +4 का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। तो अब जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने जाना कि पूर्णांक क्या होता है, ये कैसे अस्तित्व में आया और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पूर्णांकों का हम योगफल कैसे निकालते हैं, उसका अंतर कैसे निकालते हैं। दो पूर्णांकों का योगफल जो होता है हमेशा एक पूर्णांक होता है, तो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल हमेशा धनात्मक होता है, और दो धनात्मक पूर्णांकों का जो अंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि जो धनात्मक पूर्णांक हमने लिया है उसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, क्योंकि जो अंतर का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो उस बड़ी संख्या के चिन्ह पर निर्भर करता है। उसके बाद हमने देखा कि पूर्णांकों का योग और अंतर जो होता है उनके कौन कौन से गुण धर्म होते हैं और वो किन किन नियमों का पालन करता है। तो पहला जो था वो था समवृत्त गुण, जिसमें कहा गया कि जो पूर्णांकों के योगफल हैं या जो भी अंतर है वो क्या होता है, वो भी एक पूर्णांक होता है। उसके बाद था हमने पढ़ा था साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में कहा गया था कि जो पूर्णांकों का जो योगफल है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब कि अगर हम शुरू के दो पूर्णांकों को जोड़े और बाद में तीसरे पूर्णांक को जोड़े, या फिर बाद के दो पूर्णांकों को जोड़े पहले और बाद में शुरू के पूर्णांकों को जोड़ें, तो उसके योगफल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि पूर्णांकों को कैसे भी हम जोड़ें उसके योगफल में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अंतर की अगर बात करें तो अंतर में ये फर्क पड़ता है, उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से जो पूर्णांकों का अंतर होता है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम में हमने देखा कि जब पूर्णांकों का क्रम चेंज करते थे तो उनके योगफल पे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अंतर पर फर्क पड़ता था। तो इस तरह से जो पूर्णांकों का योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और अंतर नहीं करता। उसके बाद हमने योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम के बारे में भी पढ़ा। योज्य तत्समक मतलब किसी पूर्णांक में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जीरो जो होता है उस पूर्णांक का योज्य तत्समक कहलाता है। और योज्य प्रतिलोम क्या है कि अगर किसी पूर्णांक में हम उसी पूर्णांक को जोड़ें बल्कि उल्टा साइन के साथ, उल्टा चिन्ह के साथ, तो उसका मान जो होता है वो जीरो हो जाता है।
ठीक है। तो वो जो नया पूर्णांक हमने जोड़ा है, जो कि ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है, अगर हमारा पूर्णांक धनात्मक है तो हम ऋणात्मक पूर्णांक अगर जोड़ते हैं उसमें, उसी मान का अगर ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो वैल्यू हमारा 0 हो गया। तो वो ऋणात्मक पूर्णांक उस धनात्मक पूर्णांक का क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है। लेकिन अगर हमने ऋणात्मक पूर्णांक लिया है और ऋणात्मक पूर्णांक को अगर 0 करना है तो हम क्या करेंगे? धनात्मक पूर्णांक उसमें जोड़ेंगे, उसी वैल्यू का, उसी मान का धनात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे, तब जाकर के उसका मान कितना हो जाता है? 0। तो धनात्मक पूर्णांक उस ऋणात्मक पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं एक्शन पाई के अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।